चलो जी, तो शुरू किया जाए। थोड़ा सा कल वाली बातों को रिपीट करते आगे चलते हैं हम लोग। ई या ई नॉट में ई व या ई व ई नॉट में संबंध स्थापित कर रहे हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या है, या इसी को कहते हैं नॉर्स्ट का समीकरण। नॉर्स्ट का पेपर में तुमको यह 3 नंबर कंफर्म देकर जाएगा। फार्मूला तो आता ही आता है, अब फार्मूला ना आए तो इस पर आंकिक प्रश्न कोई ऐसा सेट नहीं जिसमें इससे आंकिक प्रश्न आया नहीं 3 नंबर का। और कम से कम 1-2 आंकिक प्रश्न नहीं, 20 आंकिक प्रश्न अलग अलग तरीके का सब है। तो एक वैरायटी का 2-3 बताएंगे, एक वैरायटी का 2-3, एक वैरायटी का 2-3 करते करते पहुंच जाएगा 20-25 क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। तो चलो एकदम आराम आराम समझेंगे। पहले तो डेरिवेशन समझ लिया, फार्मूला सारा का सारा। मेन फार्मूला इनका क्या था भैया, कल हमने बताया था। मेन फार्मूला इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया था, E = E नॉट माइनस RT बटे के एंड F लॉग बेस E अपचायक अवस्था की सांद्रता बटे के आक्सीकारक अवस्था की सांद्रता। ये था फार्मूला मेन इनका। लेकिन ये हुआ कि ई के रूप में तो लगा पाना असंभव है, क्योंकि हल करने के लिए हमें ई के आधार पर नहीं हल कर पाएंगे या फिर कोई भी लॉग का मान। इस वजह से ई को बदला गया किसमें, बेस 10 में। अच्छा, बेस 10 में हमने बदला तो बदलने के बाद मान क्या गया लल्ला, यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह रहा समीकरण नंबर 1, जिसमें हमने बताया ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर गैसीय स्थिरांक, टी परमताप, एफ फैराडे नियतांक एंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने इन सबका मान भी लिख दिया था। आर का मान, टी का मान, एफ का मान तय होता है। अगर यह रख दिया जाए पेपर में, अगर अलग अलग दिया, सुनो ध्यान से, अगर पेपर में मान दिया तो इस पर रख कर लगाएंगे इस वाले फार्मूले पर। अब पेपर में ना तो आर का, टी का, एफ का मान नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला पर रखेंगे। क्या हो जाएगा, मान रखने पर कहेंगे ये समीकरण 1 बनाए थे, और याद हमने लिखवाया था, सब याद होगा कि जहां क्या क्या है, ठीक है। हमने बताया था आर का मान कितना भैया, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फिर टी का मान हमने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस था, जिसको केल्विन में बदलेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। एफ का मान कितना, 96,500 कूलाम और मोल इनवर्स। यह मान इसमें अगर रखेंगे हम तो हल करने के बाद कहेंगे समीकरण 1 से इतना तक कल हुआ था, उसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से का मतलब क्या होगा, जब मान इसमें हम रखेंगे तो बनेगा E = E नॉट माइनस 0.0591, तो 1 लिखेंगे कोई 0.059, ठीक है। और बटे के बचेगा क्या, RT अब तो खत्म हो गया, और नीचे क्या बच गया, एंड लॉग बेस 10, और हो जाएगा। अब चाहे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिड्यूसिंग स्टेट बटे के ऑक्सीडाइजिंग, शॉर्ट में लिख दिया। अब चाहे की अवस्था बटे के आक्सीकारक अवस्था, समीकरण नंबर 2। मामला समझ में आई बात। समीकरण 1 और समीकरण 2 यह दोनों ही समीकरण एक ही है, फर्क बस इतना है इसमें R और T का मान दिख रहा है, इसमें R और T का मान रखकर हल कर दिया गया है। तो पेपर में इसमें रखकर हल करने जाओगे, डायरेक्ट रखकर हल कर दोगे ना भैया। जब ये हल किया हुआ, हम कब इस वाले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे पेपर में, जब R का मान दिया और T का मान दिया और F का मान दिया, नहीं ये रखकर ही हल करना है, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 यह नॉर्स्ट का ही समीकरण है, लेकिन इतने तक नहीं रुके नॉर्स्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल तो हम तब करेंगे जब 2 धातु हो, 2 यानी पूरा सेल हो। कब सेल हो, पूरा, जब सेल पूरा चल रहा हो। लेकिन सेल आधा हो तो
शेल आधा का मतलब ये हुआ भैया कि केवल एक ही धातु की क्षण हो, तब उसके लिए कैसा हम इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे अतः एक धातु के लिए, अतः एक धातु के लिए। तो धातु के केस में क्या हुआ, ये हुआ कि मेटल है कोई, एम फॉर मेटल, कोई भी मेटल होगा, हर एक मेटल अलग अलग इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार। तो यह कोई मेटल है जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब ना जाने कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो आगे क्या लगाएंगे भैया, एन, आगे क्या लगा देंगे, एन इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही तो प्लस लगता है ना। अगर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 5 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 प्लस, इससे ये भी बनता है और इस वाले से यह भी तो बन सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले तो क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा। कहोगे ना समझाओ तो सर जी बिल्कुल देख दिया। सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है। अब यह मेटल एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, तो Na++ E पर क्या लगेगा, माइनस। यही सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले यदि, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। बन सकता है कि नहीं बन सकता, अलग से देखना चाहोगे, रुक जाओ, इसी को उल्टा करके इधर से लिख देते हैं ऐसे, इसी को Na++ E पर माइनस अगर हो तो क्या बनेगा, यह इलेक्ट्रॉन भैया प्लस माइनस खत्म ना, तो क्या रह जाएगा, केवल Na। इसी एक ही में मर्ज कर रहे थे हम लोग, तो इसको हम लोग एक ही में मर्ज कर रहे थे, इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगाकर इस वाले से ये बनेगा और इससे यह बन जाएगा। मामला समझ आ गया। जरा एक बात बताना, इस लेसन की शुरुआत में एक बात हम बार बार बोले थे, आक्सीकारक अपचायक याद करना। इसमें आक्सीकारक कौन है, कौन अपचायक है, इसमें आक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, याद करो। एक गधा जो इलेक्ट्रॉन देता है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपचायक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है ना, तो ऑक्सीकरण में क्या मिलता है, अपचायक। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयन की अभिक्रिया मिलता है, याद करो। इसीलिए हमने बार बार जोर देकर समझाने का प्रयास किया था कि पहले सबसे पहले इसको समझो कि ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, या पूरा लेसन परेशान करेगा, अभी भी नहीं, अभी आगे। तो जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की, अभिक्रिया कौन सी, ऑक्सीकरण, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वह क्या है, अपचायक है। अभिक्रिया अपचयन की, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसको हम क्या कहेंगे, कारक, यानी ये कर्ता की बात करता है। अब जरा इसमें आ जाओ, एम को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकारक या अपचायक, अपचायक कहेंगे ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे, ऊपर वाले तीर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाएगा, अपचायक। सर जी मेटल ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब नीचे वाले तीर पर आओ, इससे ये बनाना है, तो यह मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो मेटल आयन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ये इलेक्ट्रॉन दिया तो अपचायक। अब इससे इधर आना है, तो Mn इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, M पर N प्लस, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। यानी Mn पर प्लस क्या है हमारा भैया, ऑक्सीकारक है। मामला इतना समझ में आया या नहीं, पहले इतना बता दो, क्लियर है ना, एकदम आराम आराम से लेकर चल रहे हैं बातों को, सारी बातों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में कि सर जी ना समझ में कौन आया। अब यह मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे, तो कहेंगे पहले समीकरण 1 में रखेंगे, यह दोनों एक है, अलग अलग नहीं है जी, ये और ये एक ही है। अंतर क्या है, इसमें मान नहीं रखा गया और इसमें मान रख दिया गया। हम समीकरण 1 से ही लेकर चलेंगे सभी, सबसे पहले तो कहेंगे समीकरण 1 से क्या होगा भैया, मान रखा जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे के NF log 2010 अपचायक अवस्था की सांद्रता। भैया अपचायक अवस्था कौन है, मेटल है ना, तो यहां पर किसकी सांद्रता लिखेंगे, M की सांद्रता, और बटे की ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता। तो ऑक्सीकारक कौन है, मेटल आयन ना, तो कहेंगे मेटल आयन की सांद्रता। ठीक है, एक बात जानते रहना,
नॉस्ट ने कहा था एक बात हमेशा कि किसी भी मेटल की, केवल मेटल है, आयरन नहीं फॉर्म में है, मेटल है, तो इसकी सांद्रता हमेशा कितनी होती है, एक होगी हमेशा और हमेशा। तो यह मान उठाकर इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे के NF लॉग बेस 10 ऊपर कितना, एक बटा के m पर n प्लस की सांद्रता। अब इसी को हल कर दें। हल करने का मतलब यह और ये वाला दोनों एक का समीकरण है, अंतर बताना तुम लोग जी। इसका मान हम सबको पता और रख दे तो कितना आ जाएगा 0.059 0.059 एक तक होता है तो एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी, और बटे के कितना भैया बचेगा n लॉग बेस 10 और एक बटा के m पर n प्लस की सांद्रता। यह रहा समीकरण नंबर लल्ला 3, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण का कब इस्तेमाल करेंगे, जब केवल एक धातु दिखाई दे, केवल कितना धातु, एक ही धातु हो। और इस समीकरण का कब इस्तेमाल करेंगे इन दोनों का हम, जब दो अलग अलग धातुएं दी हो सेल में कितने धातुएं हो, दो अलग अलग धातुएं हो, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल उस समय करेंगे इन दोनों में से किसी एक का। यह कब इस्तेमाल कर लेंगे लल्ला, जब RT का मान दिया होगा, क्या कर रखिए, और जब नहीं दिया तो सीधे हल वाले पर रखेंगे ना, कि बैठ कर हल करने जाएंगे, गुणा भाग करने जाए बैठकर, तो हल वाला सीधा सीधा मान नंबर रखेंगे। दोनों समीकरण एक ही है, अंतर नहीं है जी। तो इस समीकरण का हम इस्तेमाल उस समय करेंगे नष्ट का, जब केवल अभिक्रिया यानी सेल में केवल कितना धातु लगा हो, एक ही क्षण लगा हो, उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, इतना उतारो फिर आगे बढ़ रहा है। यदि साम्यावस्था पर हो तो, यदि, अरे दे दो पैसा तो फिर चलो भैया देखा जाए। यदि सेल साम्यावस्था पर हो तो, यदि सेल साम्यावस्था पर हो तो, ये भैया साम्यावस्था पर होगा तो क्या होगा, एक बात ध्यान करना है यहां पर, ध्यान से। चलो देखो बाद में लिखो, एक अभिक्रिया हम लिखते हैं। साम्यावस्था क्लास 11 की बातें पढ़ाई बताई गई, सबको पता होगी। A प्लस बी रिएक्शन C प्लस क्या होता है D। साम्यावस्था का नियम लगाते हैं तो Kc होता है। Kc बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल बटे के अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल। गुल्डबर्ग-वागे का नियम याद होगा, द्रव्योत्पादीय क्रिया का नियम साम्यावस्था में पढ़ाया गया। तो यहां पर C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता होगी, ठीक है ना, और बटे में क्या होगी, A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता होगी। और समीकरण नंबर A बनाकर छोड़ देंगे, तो चलेंगे समीकरण 1 से, बार बार इसी से आ रहा है सब कुछ मान। समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 में साम्यावस्था पर आधारित क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, एक बात और जानते रहना कि अगर साम्यावस्था पर है, साम्यावस्था के लिए अगर सेल साम्यावस्था पर चला गया तो E का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो कहेंगे समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे के NF लॉग बेस 10, जो है आरसी कारक और अपचायक लिखे हैं ना, ये साम्यावस्था का यह सूत्र लिखा जाएगा कि भैया अपचायक अवस्था, उत्पाद की अवस्था सांद्रता और बटे के अभिकारक। अपचायक अवस्था का मतलब क्या हुआ, उत्पाद की सांद्रता लिखेंगे और बटे के किसकी सांद्रता लिख देंगे, आक्सीकारक। इसके लिए फार्मूला बनता है कुछ इस प्रकार से, साम्यावस्था के लिए प्रोडक्ट बटे के रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे के उत्पाद की सांद्रता। किस केस के लिए, साम्यावस्था के केस में आएगा तब। लेकिन एक बात जानते रहना, जब इसका मान रखेंगे तो बनेगा भी, जब साम्यावस्था में आएगा तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे के NF और प्रोडक्ट की सांद्रता बटे के उत्पाद की सांद्रता। तो चलो भैया बनाते हैं इससे सूत्र। E का मान क्या होगा,
जीरो, क्योंकि सेल किस पर चला गया, साम्य अवस्था पर, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बटे के एन एफ लॉग बेस 10। ये भैया जरा बताना, प्रोडक्ट कौन है, सी और डी ना, सांद्रता लिखा है, यानी सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता और बटे की किसकी सांद्रता लल्ला, रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता कितनी है भैया, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, है कि नहीं है। और जब यह है तो हम कहेंगे समीकरण ए का मान रखने पर, इसका समीकरण ए का मान रखने पर रख देंगे तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बटे के एन एफ लॉग बेस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के सी। एक बात जानते रहना, ये जो के सी है कई जगहों पर किताबों में इसको कैपिटल क्यू से भी दर्शाया जाता है, यानी के सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू। तो के सी लिखे या कैपिटल क्यू लिखे, दोनों बात एक ही है, साम्यावस्था को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पक्षांतर कर देंगे जी, माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो पक्षांतर कर दो। ई नॉट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 प्लस में हो जाएगा, नहीं इधर आएगा तो 2.303 आर टी बटे के कितना हो जाएगा, एन एफ लॉग बेस 10, और क्या हो जाएगा, के सी, या तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्यू, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी के सी या क्यू लिख सकते हो। अब आगे देखना, या सबको पता आर और टी और एफ का मान अगर रख देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 बटे के एन लॉग बेस 10, और क्या हो जाएगा, के सी या क्यू, या समीकरण नंबर क्या हुआ, 4। सेल का इस समीकरण का इस्तेमाल कब करेंगे, किस केस में, जब कह देगा कि सेल किस अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। जब सेल साम्य अवस्था में चला जाएगा तो नॉस्ट का यह समीकरण 4 इस्तेमाल करेंगे हम। पहले समीकरण का इस्तेमाल कब करेंगे, जब सेल में 2 छड़ों 2 धातुएं दी। दूसरे वाले समीकरण, तीसरे समीकरण का इस्तेमाल कब करेंगे, जब सेल में केवल 1 छड़ लगी हो, 1 धातु दिया गया हो। और इस सेल का कब इस्तेमाल करेंगे, सूत्र का, जब सेल साम्य अवस्था पर चला गया हो। मामला समझ में आ गया, इतना उतारो भी, आगे बढ़ा जाए, फटाफट उतारो, चलो क्लीन कर दे लल्ला। अब देखो, इतना अगर काम करोगे तो नुकसान तो होना तय है जी, नुकसान होगा घाटा, और घाटा हो, देखो फायदा हो तो मुनाफा, तो क्या कहते हैं, नफा हो गया, फायदा तो कहते हैं नफा हो गया, और नुकसान होता तो उसको कहेंगे नफी हो गया, घाटा नहीं कहेंगे नफी, नफा नहीं बल्कि नफी। अब निकालने की आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा सेल की, क्या निकालने के लिए पूछेगा भैया, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछेगा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा को दर्शाया जाता है डेल्टा जी से, और डेल्टा जी से जब गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात है तो नुकसान होता है, नफा नहीं बल्कि नफी, तो माइनस एन एफ ई नॉट, नफा को नफी पढ़ेंगे, एन एफ ई नॉट। अब यहां पर इसमें उठाकर समीकरण 4 का मान क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, कहेंगे समीकरण 4 का मान रखने पर, ऊपर वाला मान रखेंगे इसमें, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा बताना भैया, माइनस एन एफ इंटू ई का मान कितना है, 2.303 आर टी बटे के एन एफ लॉग बेस 10, के सी या क्यू लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो एन एफ से एन एफ क्या हुआ, कट गया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्या हो गया, के सी या क्यू। मामला समझ में आया या नहीं आया। यह कब इस्तेमाल करेंगे, जब तुमसे गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछेगा। अब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा कह देगा तो मानक के लिए कुछ नहीं करना है, कपड़ा पर जी नॉट लगा देना, डेल्टा जी नॉट मानक हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। मामला समझ में आया। न्यूमेरिकल हल करेंगे, उसमें बताएंगे क्या कैसे करना है। अभी फिलहाल बस इतना सही, कोई दिक्कत, उतारो इसको यहां तक। नॉस्ट का समीकरण यहीं तक था, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा जब पूछेगा तब के लिए है। लिखो नीचे समीकरण 1, 2, 3 व 4, समीकरण 1, 2, 3 व 4
नॉर्स्ट के समीकरण 1 2 3 व 4 नॉर्स्ट के समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। नॉर्स्ट के समीकरण को नॉर्स्ट के समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। अक्सर बहुविकल्पी में आ जाता है, सूत्र केवल लिखने के लिए मार दो चारों में से कोई भी है, ठीक है। डेरिवेटिव इस पर न्यूमेरिकल मैक्सिमम आता है। प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 4 का उपयोग केवल उस समय किया जाता है। समीकरण 4 का उपयोग केवल उस समय किया जाता है। समीकरण 4 का उपयोग केवल उस समय किया जाता है जब सेल साम्यावस्था पर हो। समीकरण 4 का उपयोग उस समय किया जाता है जब सेल साम्य अवस्था पर हो। जब सेल किस पर हो? साम्य अवस्था पर हो। मामला समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही। कल इस पर गैप एकदम बिल्कुल मत करना लल्ला, न्यूमेरिकल हल किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स, और काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत पहले ही दिन से गैप करोगे फिर मामला डिस्टर्ब में आ जाएगा। इसमें एकदम कहीं भी जब तक न्यूमेरिकल चले गैप मत करने का प्रयास करना। हर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।